अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। गूगल्स लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है जहां पे पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब की तैयारी करवाई जाती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर वाहिद एग्जाम है जिसकी तैयारी गूगल्स लाइसियम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। नवंबर 2020 में एग्री जॉब्स के नाम पे एक ग्रुप बनाया गया था गूगल्स लाइसियम की तरफ से, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट से टेस्ट लिए जाते थे। यानी सिलेबस बता दिया जाता था और फिर एमसीक्यूज के टेस्ट ले लिए जाते थे। क्लासेस नहीं थी होती, ठीक है, क्योंकि क्लासेस का फायदा भी नहीं है, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है जो आपको समझ नहीं आती। तो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते थे और टेस्ट ले लिया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मेरा नहीं पता होता और मुझसे फिर पूछ रहे होते हैं कि सर आपका नाम क्या है। तो इसीलिए मैं अपना नाम बता दूं ताकि आपको नाम तो पता हो। तो मेरा नाम उसामा रियाज है और मैं फाउंडर सीईओ गूगल लाइसियम का। 17 अगस्त 2020 को बैच 1 स्टार्ट हुआ था। अभी तक 23 माह के अंदर तकरीबन 14 वन पेपर के पीपीएससी एफपीएससी के बैचेस हो चुके हैं। सीएसएस के 2 बैचेस हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा पीएमएस के बैचेस हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, ना सिर्फ उनकी सिलेक्शन हुई है बल्कि उन्होंने जॉब भी ज्वाइन कर ली है। अभी 6 बजे बैच 1 के एक स्टूडेंट जिनका लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर क्लियर हुआ था, उनका इंटरव्यू मैंने लिया था। तो आज 6 बजे, ठीक है, वो बैच 1 में मेरे स्टूडेंट थे। मैं मेंबर भी हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का। इसके अलावा डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें एक आसान खिदमत मरकज है। आसान खिदमत मरकज जो है वो अजरबैजान का वो इदारा है जहाँ पे 10-12 डिपार्टमेंट्स मिलके काम करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में नादरा है, तो नादरा की तरह का एक महकमा है आसान खिदमत मरकज। उनका एक प्रोजेक्ट था 2019 में स्टार्ट हुआ था। स्कूल्स के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और प्रोजेक्ट ये था कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पे इंडोर एयर पोल्यूशन के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ठीक है। तो एज अ कंसल्टेंट मैंने उन्हें ज्वाइन किया था 2019 में। और मेरा जो वन पेपर का एक्सपीरियंस है, मैंने एक वन पेपर ही दिया अभी तक और वो था असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। 2019 में ये पेपर हुआ था, तब मैं अजरबैजान से आई था जब ये पेपर हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये स्क्रीनिंग भी क्लियर था। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था जिसमें 100 मार्क्स का ऐसे था और 100 मार्क्स का करंट अफेयर्स का पेपर था, 2 पेपर थे डिस्क्रिप्टिव में, वो भी दोनों मेरे क्लियर थे। उसके बाद जब उसका रिजल्ट आना था तो उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद ये सीटें कैंसिल कर दी गई और 2021 में दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सीटें अनाउंस हुई थी। तो फिर मैंने दोबारा अप्लाई नहीं था किया। मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की थी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद के साथ। 2015 से 2019 तक का मेरा सेशन था और मेजर मेरा हॉर्टिकल्चर था। इसके अलावा मैंने स्पेशलाइजेशन की थी अजरबैजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कि 2019 में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था। ये एक स्कॉलरशिप थी यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन एफ उसके तहत मैं गया था। इसके अलावा मुझे एक चांस मिला था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कुछ कोर्सेज करने का। तो मैंने एकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट अजरबैजान को ज्वाइन किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रेलिवेंट कोर्सेज के लिए। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नेशनल स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी है लाहौर में, जहाँ पे सीएसपीज की और ब्यूरोक्रेट्स की प्रमोशन के टाइम पे ट्रेनिंग की जाती है, जिसे प्रमोशनल ट्रेनिंग कहते हैं। कि प्रमोशन जब ग्रेड 18 से 19 में होती है तो उनकी ट्रेनिंग होती है। तो इसी तरह एकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनके ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग होती है। तो एग्रीकल्चर से रेलिवेंट एक कोर्स था जिसमें मुझे पढ़ने का मौका मिला था बाय चांस। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हमारे गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया तो मैं उन्हें वेलकम करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि
वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि अवाम को पता चले कि मेरे अलावा भी कोई बोल रहा है। ओवर टू फरहान। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। आवाज़ क्लियर आ रही है आपको मेरी? जी आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद फरहान खान है। मैं करंटली एज अ साइंटिफिक ऑफिसर सीड सेल में काम कर रहा हूँ, और मेरी एग्रीकल्चर ऑफिसर के जो बैच 2021 था उसमें भी सिलेक्शन हुई है। एंड अभी हमारा ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसीजर ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है। हमें अब ज्वाइनिंग ऑर्डर मिलने हैं और हम लोगों ने अब ज्वाइन कर लेने हैं। और इसके अलावा ये है कि इससे ये जो मेरी ऑलरेडी जॉब है ये भी ग्रेड 17 की है, जो अब हुई है ये भी ग्रेड 17 की है। एंड इससे पहले मेरी पिछले साल 2021 में 11 नवंबर को मेरा डिग्री का नोटिफिकेशन हुआ था, और 2015 एजी वाला मेरा बैच है। सामा भाई और मैं, हम दोनों क्लास फेलो भी हैं। ये मेरे बहुत से क्लास फेलोज के रूममेट भी रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली मुझे कल को बोला था कि आपने ना हमें ज्वाइन करना है सेमिनार में। तो मैंने कहा मैं तो इतना हूँ नहीं कि मैं लोगों को गाइड कर सकूँ, हमने तो आप ही से गाइडेंस वगैरह ली हुई है मोस्टली चीज़ों के बारे में। और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर ऑफिसर का टेस्ट था, इसमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 99% या 100% जो मटेरियल मैंने यूज़ किया था ना तैयारी के लिए, वो सारा इनका था। उसकी दो बेसिक रीजंस थी। पहले ये थी कि मेरी एक्सेस में इसके इनके अलावा कोई मतलब प्लेटफॉर्म नहीं था, और दूसरा ये है कि इस प्लेटफॉर्म में मुझे कमी फील ही नहीं हुई कि मुझे किसी और प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना पड़े। और 100% इन्होंने फ्री तैयारी करवाई थी, किसी चीज़ के बारे में कोई इन्होंने हमसे पेमेंट नहीं ली थी। एंड इसके अलावा ये था कि हमें मटेरियल बहुत अच्छा मिला। उस मटेरियल को पढ़ के मैं कहता हूँ हमारा इंटरव्यू क्लियर हुआ, सॉरी टेस्ट। हाँ, इसके अलावा ये है कि इंटरव्यू में आगे फर्दर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें आपकी अपनी भी कैपेसिटीज़ होती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि टेस्ट तक तो इनका 100% कंट्रीब्यूशन था। उससे आगे नॉलेज में ज़रूर इनका कंट्रीब्यूशन था। कुछ आपने खुद भी पढ़ा होता है, जब आप मटेरियल तक एक्सेस लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है, आप रिवाइज कर लेते हो। बट इन सेंस के आपको एक अच्छा कलेक्शन मिल जाए, क्योंकि हमने इकट्ठी नहीं की होती ना। शुरू में सब बंदों ने सोचा होता कि हमने निकलते ही ये टेस्ट वगैरह देने हैं, कोई इतना कोई गाइडेंस नहीं पहले देता था। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह गूगल लाइसियम है, ये प्लेटफॉर्म है, इस तरह प्लेटफॉर्म्स आ चुके हुए हैं जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। तो ये काफ़ी हद तक आपको हेल्प करता है। तो ये मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, और सामा भाई के साथ मेरा लिंक भी था। बकिया फर्दर आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कि मैं आपको आंसर कर सकता हूँ, जो जो आप कहेंगे पूछेंगे। अच्छा फरहान, आप ये बताइए कि आपने तैयारी कितने टाइम में की, यानी पर डे कितना पढ़ते थे, और डिग्री के दौरान क्या आपने कोई तैयारी की थी? 2019 में सीटें एक दफ़ा आई थी, तब तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया था। उसके बाद तब मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता, मतलब पहले इतना आइडिया नहीं होता था पीपीएससी के बारे में, तब आहिस्ता आहिस्ता आइडिया आना शुरू हुआ और पता लगा कि हम लोग एग्रीकल्चर में हमारी जो एग्जैक्ट फील्ड की जॉब्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत आइडिया लेना शुरू किया। सबसे पहले मैंने बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर परचेज की थी। उसके बाद फिर मैंने, जब ये आया था, ये आई थिंक सो 21 के मिड जून में या जुलाई में हमने ना अप्लाई किया था। तो तब अंदर ये होता था कि सबसे बड़ा मसला ये था कि पहले इनका ना क्लियर ही नहीं हो रहा था कि हमने टेस्ट लेना कैसे है। पहले इन्होंने कहा कि हमने फील्ड के रेलिवेंट 80% पूछना है, 20% जनरल नॉलेज होगा। देन इन्होंने आई थिंक सो 80% या 100% जनरल नॉलेज ही कर दिया। फिर इन्होंने करिकुलम रिवाइज किया। और इसके बाद ये था कि फिर जो, हाँ ये है कि मैं ये कहूँगा मैंने तैयारी एज सच ऐसे नहीं की थी कि मैं कहूँ कि मैं रोजाना 8-8 घंटे बैठता था, 2 घंटे बैठता था। पहला तो मैंने ये बताता हूँ कि मैंने जो गाइडेंस थी वो मैंने आप ही के ग्रुप से ली थी, जो व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप आपने बनाए हुए हैं। इसके अलावा आप वैसे भी इन पर्सन भी अगर आपसे कोई गाइडेंस ले लें तो आप काफ़ी हद तक हमें विदाउट एनी प्रॉब्लम जो आप कर सकते हो हमें लाजमी शेयर करते हो। तो गाइडेंस तो मैंने आपके ग्रुप से ली थी, इन्फोज वगैरह, कब टेस्ट है, क्या हिसाब किताब है, सारा कुछ। लेकिन मटेरियल आपका था। पढ़ने का तरीकाकार मेरा कुछ ऐसे था कि मैं डिग्री के दौरान तो मैं इतना, क्योंकि हमारी एमएससी की रिसर्च लेट हो गई थी कोविड की वजह से, इतना टाइम नहीं दे पाता था। हफ्ते में कई दफ़ा 1-2 दिन पढ़ पाता था, वो भी एक आधा घंटा। आफ्टर अपनी जब मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई है आई थिंक सो सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा टाइम देना शुरू किया। लेकिन जो मैं कहूँगा मेजर रोल था ना, वो ये था कि जो आप टेस्ट बनाते थे ना, उससे बड़ा आइडिया होता था पढ़ते हुए। मतलब हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे हैं, एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, 1000 एमसीक्यूज मुख्तलिफ मेजर्स के, वो भूल जाती थी चीज़ें। लेकिन जब टेस्ट आते थे ना, उन टेस्ट को
करते हुए याद आता था, या ये आता था कि हाँ ये इस तरह पेपर आएगा, और जब मैंने ओल्ड पेपर देखा तो वो ऑलमोस्ट टेस्ट के मिलता जुलता था। तो उस चीज ने मुझे काफी हेल्प की। पढ़ने का टाइम कोई पैट नहीं था, कोई मेरा स्पेसिफिक टाइम नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि मैंने 2 घंटे 3 घंटे, ऐसा कोई नहीं था। हाँ टाइम मिलता था कभी तो दिन में 2 दफा या 2 दिन लगातार पढ़ लेना, कभी हफ्ता हफ्ता बुक ना खोलनी। टेस्ट अचानक आया था बस वो एक वीक था जो थोड़ा बहुत पढ़ सका था, और बस इतनी की मैं पढ़ाई। हाँ ये था कि बैकग्राउंड नॉलेज मैटर करता है। वो आपने अगर अपनी ताज़ा ताज़ा डिग्री की हो या थोड़ा बहुत आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हो, तो वो फिर आपको जब ये चीज़ें आप अगेन रिवाइज करते हो तो वो आपको बहुत एड करता है, बहुत हेल्प करता है। अच्छा, आपने तैयारी में कौन कौन सा मटेरियल पढ़ा था? मैंने मैंने तैयारी में ना बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, इसके सब मेजर्स के नहीं, कुछ मेजर्स के, और इकोनॉमिक्स मैंने नहीं छोड़ी थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे कुछ इकोनॉमिक्स में खुद भी इंटरेस्ट था, और कुछ ये था कि इजी भी थी, उसमें एमसीक्यूज काफ़ी इजी थे। दूसरा मैंने 1000 एमसीक्यूज वगैरह जो थे उनसे तैयारी की, और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, ये 3 चीज़ें बहुत ये मेन थी जिनमें से ही पेपर आया है। जनरल नॉलेज का वो तुक्का होता है, वो आपका लग जाए या आपके पास वो तैयारी की हुई हो, या आप ऑलरेडी बीपीएससी की कोई ऐसी तैयारी कर रहे हो कि आपका जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, तो वो 8-10 एमसीक्यू आपको शायद वो वहाँ से 5 थे या 6 थे हेल्प कर जाए। मगर ना 80% आपकी फील्ड थी। फील्ड का यही 3 सोर्सेज थी। बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर थोड़ी सी पुरानी हो गई है, उसके नए एडिशन में उस लेवल का नहीं क्वेश्चन आते, तो उसकी आप फर्दर एडवांस कर लेते हो आप 1000 एमसीक्यू से। और उसके अलावा अगर आपको पेट एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ना, डिजीज के बारे में, करंट इश्यूज के बारे में, तो वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हैं। हाँ इसके अलावा आप किसी साइंटिस्ट से डिस्कशन भी कर सकते हो कि आजकल क्या इश्यूज चल रहे हैं, और डिफरेंट क्रॉप्स के या इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप उनसे मिलते, जब इंटर्नशिप्स करते हैं लिंक्स बन जाते हैं, तो उनसे गाइडेंस ली जा सकती है लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये 3 सोर्सेज हैं। उसके बाद फिर आप टर्सरी या क्वाटरनरी रिसोर्सेज या आप चले जाते हो कि फलां चीज़ पढ़ ली, लेकिन पेट टेस्ट भी इनमें से ही आया था, और तैयारी भी यही चीज़ें करवाती हैं। अच्छा, तो टेस्ट के दौरान जब 100 मार्क्स का पेपर, एमसीक्यू पेपर आपके सामने था, आपको पता था कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो पेपर को करने की आपने क्या टेक्निक अपनाई? मैंने पहले तो मेरे तकरीबन मेरे से एक मिस्टेक हुई थी एमसीक्यूज, ये मैं बल्कि कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करना। मैंने आई थिंक सो 25 के 15 अपने एमसीक्यूज भी गलत किए थे। उसकी वजह ये थी कि मैंने कुछ स्किप किए, लेकिन जब हम बबल शीट फिल कर रहे थे मैं उस वक्त गलत फिल कर गया। मैंने पीछे से स्किप कर लिए क्वेश्चन पेपर में से, लेकिन बबल शीट पे स्किप ना किए, वहां से चलता रहा। मुझे आई थिंक सो 45 से मैं शुरू हुआ था, और 75 तक जाते जाते मुझे याद आया कि मैंने ये मिस्टेक की है। मैंने कहा, पहले तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट वगैरह की कि मुझे आप काइंडली रिवाइज कर दें ये शीट। कहते नहीं, ये आपके नाम पे आई है, आप इसको कर दो, छोड़ दो, नहीं तो जो है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने आगे दोबारा ध्यान से करना शुरू किया। देन उसके बाद 94 पे जाके फिर मेरे से मिस्टेक हुई, और उसकी वजह ये थी कि एक तो उस वक्त सर्दी बहुत थी, दूसरा ये होता है कि आपने जब पेपर रूल्स ना पढ़े हो, जो ऊपर पेपर के लिखे हैं, और नेग्लिजेंस जिसे मैं कहूंगा, तो ये वो चीज थी, हुई थी मेरे से ये बेवकूफ़ी या गलती, लेकिन उसका मुझे ऐसा सच कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि जो मेरे बाकी थे ना वो ठीक थे। तो जो मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं, इनकी नेगेटिव मार्किंग ने मुझे इतना इफेक्ट नहीं किया। लेकिन अटेम्प्ट मैंने आई थिंक सो 80 या 85 किए थे, उसके अलावा 15 मैंने छोड़े थे खुद। उनका मुझे पेट था कि ये असल में उन्होंने ना एमसीक्यू इस दफा बनाए ऐसे थे कि आप श्योरिटी के बाद भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकल आती थी कि आप श्योरिटी के बाद भी नहीं कह सकते। जैसे एक टैग पॉलीमरेज है, एंजाइम, अब उसका एक किसी जगह पे 3 वर्ड्स में नाम लिखा होता है, उन्होंने 2 में लिखा हुआ था। इसी तरह कुछ ऐसी और एमसीक्यूज, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं उनकी चीज़ें याद आ रही, लेकिन ना कुछ ऑथर से बुक्स के उनके मिलते जुलते नाम लिखे हुए थे। अब अंग्रेज हैं वो, कई दफ़ा मिडल नेम जो है उसका वो जस्ट फर्स्ट वर्ड लिख के डॉट डाल देते हैं। उन्होंने इस तरह की 2 जगह पे चीज़ें की थी। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज, अब जीडीपी और मार्जिनल गेन्स, इकोनॉमिकल गेन्स, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनके उन्होंने इतने वियर्ड तरीके से क्वेश्चन लिखे हुए थे कि आप क्लैरिटी के साथ कर ही नहीं सकते थे, और ऊपर से आपका जब मेजर भी इकोनॉमिक्स ना हो। फिर बायोटेक्नोलॉजी को उन्होंने टच करना शुरू कर दिया था। इसलिए मैं कहूँगा कि आप बायोटेक्नोलॉजी और इवन बायोइन्फॉर्मेटिक्स को भी थोड़ा बहुत आप बेसिक सीखें। उसकी वजह ये है कि उन्होंने कंप्यूटर के रेलिवेंट भी पूछी थी। तो मैंने एमएससी में क्योंकि रिसर्च बायोइन्फॉर्मेटिक्स की थी,
मुझे इस चीज़ ने बड़ी एड कर दी। और नेगेटिव मार्किंग ने मेरा बेड़ा गर्क किया था। और लेकिन ये था कि जो मेरे बकिया थे वो ठीक थे। उस वजह से नेगेटिव मार्किंग या जो मेरे से गलती हुई थी, मैंने पेपर रूल्स ही नहीं पढ़े और मैं अटेम्प्ट करता गया और बबल शीट पे बेवकूफ़ी कर दी, वो मेरा एज सच कोई नुकसान नहीं कर सके। अच्छा, तो टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू आ गया। अब इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयारी की? हाँ, इंटरव्यू ये चीज़ मैं कहूँगा ये बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट पास हो गया। और 191 थे हम लोग जिनके टेस्ट उन्होंने ना मतलब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। टेस्ट तो औरों के भी पास हुए होंगे, 40 नंबर को उन्होंने टेस्ट पास रखा होता है। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए ना मैंने दो चीजें की थी। मैंने एक तो जो पहले ऑलरेडी जो कोई भी सिविल सर्विस को मतलब ज्वाइन कर चुका है और स्पेशली एग्रीकल्चर के सेक्टर को, मैंने दो चार लोगों से मिला, उनसे पूछा आपका इंटरव्यू कैसे हुआ था। और उनसे बात करके जो मुझे पहली चीज नजर आई वो ये थी कि आपका जो नॉलेज है वो टेस्ट में ऑलमोस्ट जज हो चुका है। आप जितने पानी में हो, जितना आपको आता है या जितना उस वक्त तुक्के लग गए जो भी था। इसके बाद सबसे पहला फैक्टर आता है कि आप में कॉन्फिडेंस है बोलने का। आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप 3 4 6 लोगों के सामने बैठ के, और इतना प्रेशराइज वो इन्वायरमेंट होता है कि आपकी टांगें कहाँ पर ही होती हैं, क्योंकि वो एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें आपको नहीं फील हो, आपको लग रहा था मुझे ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये पूछ लिया तो क्या होगा। और उस टाइम पे ये होता है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस बहाल है ना, आपके अंदर अगर 50% कॉन्फिडेंस है, तो आप वहां पे बोल सकते हो। जब आप बोलने के काबिल हो जाओगे ना, फिर आपने 6 साल अगर एग्रीकल्चर पढ़ी है ना, कोई भी मेजर, तो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर या आपकी फील्ड का भी, जैसे एआर हो गई, ये अब साइंटिफिक ऑफिसर्स हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं उनकी डेजिग्नेशन, जब इनकी भी आती हैं तो या तो आपकी फील्ड के रेलिवेंट पूछा जाएगा या बेसिक एग्रीकल्चर की। अगर आपने तैयारी करते हुए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज पढ़ी हैं, आपको एग्रीकल्चर के इश्यूज या एग्रीकल्चर के बारे में नो हाउ है, उन्होंने वहीं से क्वेश्चंस करने हैं इंटरव्यू में। सबसे पहली और 95% जो चीज़ मैटर करेगी वो आपका बोलने की काबिलियत होगी। आप 6 लोगों में 4 लोगों में बोल सकते हो। अगर आप बोल सकते हो, फिर आपके 80% चांसेस हैं कि आप इंटरव्यू में कुछ गेन कर लोगे। जो भूलोगे, चुप करके कह दो सॉरी। मैंने 4 क्वेश्चन पे बोला था आई एम सॉरी, और वो बेसिक थे, लेकिन उस टाइम हुआ ये था कि मैं एक इंटरव्यू के पर्सन को आंसर कर रहा था, वो मुझे टोटली डिफरेंट चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन जब मैं दूसरे ने पूछा तो मेरा भी माइंड ही नहीं उस तरफ डाइवर्ट हो सका कि मैं उसको आंसर करूं। मैंने सिंपली कह दिया आई एम सॉरी। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। लेकिन जो सबसे मैंने फोकस बड़ा रखा था वो ये था कि मैं बोल सकूं वहां पे, मैं ये ना हो कि मैं शिवर कर जाऊं या मैं बोलते हुए मेरी आवाज कांप जाए। और यही वो दो चीजें होती हैं जो आपको शो कर देती हैं कि आप में वो उतनी काबिलियत नहीं है कि आप बोल सको या कुछ कह सको। अच्छा, इंटरव्यू के पैनल में कितने लोग थे, और इंटरव्यू स्टार्ट कैसे हुआ, किस क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, और क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे? हम लोग 20 लोग थे। और उस दिन इंटरव्यू लेने वाले? टेम्परेचर, हाँ नहीं, हाँ मैं बताता हूँ, इंटरव्यू लेने वाले थे 4 लोग। और मेरी दफा एक बंदा उठ के भी चला गया था, मे भी कोई इशू हुआ होगा या कुछ जाना होगा कहीं। तो 3 लोग थे मेरी दफा इंटरव्यू में, 3 से 4। एक बंदा था ना वो साइड में बैठा था, वो कभी उठता था कभी बैठ जाता था, तो वो आप काउंट कर ही लें क्योंकि उसने 2 क्वेश्चंस भी किए थे मेरे साथ। तो जो चेयरमैन थे वो ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड थे, कोई पुलिस के ना ऑफिसर थे। और इसके अलावा एक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से ही डिप्टी डायरेक्टर थे। और एक हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर हैं ताहिर साहब, आई थिंक सो एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के वो थे। तो हम लोग जब गए हैं, मेरे से पहले जिनके इंटरव्यूज हो रहे थे, तो आवाजें बाहर आ रही थी मतलब रूम से, कभी कभी ना जब कोई ऊंची बोलता था या कोई क्वेश्चन बोलते थे, क्योंकि सर्दियां थी तो पंखे वगैरह तो चल नहीं रहे होते। तो ना काफी टेंस सा माहौल था। वो लोग ना उस दिन काफी सख्ती भी कर रहे थे, पीपीएससी वाले किसी को एक दूसरे से बात करने नहीं दे रहे थे, और काफी ना वो एक टेंस माहौल क्रिएट कर रहे थे, एनवायरनमेंट काफी टेंस था। तो मैं अंदर गया हूँ, तो सब इधर इधर सबसे पहले मैं आपको ये भी एक चीज बड़ी नोटेबल बताऊंगा। मैंने जिस बंदे से बात की जो पहले इंटरव्यू दिया है, कोई सीनियर है, कोई मेरे क्लास फेलो है जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, आपने सब कहें आपने इंटर होते सलाम करना है। अब पहले क्या हुआ, जब मैं एंट्री के टाइम बैठा हूँ, जो उनका नायब कासिद था वो आया, कहता आपने इंटर होते हुए सलाम नहीं करना, सर नाराज हो रहे हैं कि सब पूछते हैं मैं कम इन सर मैं इंटर हो जाऊं। और सबसे पहला जो मुझे लेसन था, सबने यही पढ़ाया था कि तुमने ये चीज बोलनी है।
तो उस चीज ने मुझे काफी ना एक दफा जरा परेशान किया कि मैं अब ऐसे ही घुस जाऊंगा तो वो क्या, क्योंकि आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स के माइंड थोड़े से ऐसे ही होते हैं कि वो इन चीजों को माइंड भी कर जाते हैं। अच्छा खैर, मैं इंटर हुआ, मैंने जाते ही चुप करके चेयर के ऊपर बैठ गया, उन्होंने मुझे इशारा किया तो मैं बैठ गया जाके। मैंने थीसिस हाथ में पकड़ा हुआ था एमएससी का। तो मैं गया तो उन्होंने जब मेरे से डिग्रीज ली तो उन्होंने उस टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे से एमएससी के नहीं लिए, लेकिन मैं थीसिस जाते हुए लेकर गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई दफा पूछ लेते हैं लाएं आपकी पब्लिकेशन की तरह, लाएं आपका थीसिस की तरह, कोई बंदा खोल भी लेता है। मैं गया उन जाते ही उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा। अब दो चीजें थी, एक बंदे ने मुझे कहा था सीनियर ने कि आपने इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा बोलना है कि वहां से क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो, मतलब आपने कोई अपना एक्सपीरियंस बता देना, और एक बंदे ने कहा था आपने जस्ट अपना नाम, डिग्री, सिटी, चुप। और जो दूसरा बंदा था वो कह रहा था कि आप सिटी का नाम लोगे तो कई दफा पूछ लगे थे बताओ तुम्हारे शहर के अराउंड कौन सी चीजें हैं, नहरें कितनी हैं, ये रास्ता किधर को जाता है, फलां डैम फलां बैराज तुम्हारे शहर से कितनी दूर है। तो ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ये रट्टा होता है, भूल जाता है अनलेस अनटिल के आपने बहुत ज्यादा इन जगहों पे ट्रैवल किया हो या आपकी मेमोरी शार्प हो। तो मैं गया हूँ, जाते ही उन्होंने इंट्रोडक्शन मैंने दिया ब्रीफ सही, मैं नहीं बोला, मैंने कहा ज्यादा बोलूंगा वो मैं उस टाइम ना कश्मकश में था क्या कहूँ। मैं थोड़ा बोल के मैंने ब्रीफ सा अपना नाम अपना बताया कि मैंने एमएससी की है रिसेंटली और मैं मेरा ये मेजर है। उन्होंने पहला क्वेश्चन ही मेरे से बायोकेमिस्ट्री पे शुरू कर दिया, और उन्होंने सेल बायोलॉजी क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके फंक्शंस। मैं ये शौक था कि एक ब्यूरोक्रेट था और वो मेरे से फोटो सिस्टम एंड रेस्पिरेशन के स्टेप्स के बारे में ऐसे डिस्कशन कर रहा था कि जैसे मुझे कम पता है और उसको ज्यादा पता है। उसने मेरे से काउंटर क्वेश्चनिंग की, उसने मेरे से स्टेप बाय स्टेप पूछते हुए ये पूछ लिया, मुझे ये बताओ कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो एक डार्क प्रोसेस होता है और एक लाइट प्रोसेस होता है, तो लाइट प्रोसेस में इन अ सिंगल साइकिल जो केल्विन वेल्विन होते हैं, इन सब साइकिल्स में एटीपी एक दफा के साइकिल में कितनी जनरेट होती है। मैं एक दफा उसके मुंह की तरफ देखा तो मुझे कहता नहीं नहीं आप रफ एस्टिमेट दें। मैंने बोला सर 38। कहता ओके एग्जैक्ट भी यही है। मैंने कहा चलो शुक्र है, तो थी इतनी मुझे उस टाइम आइडिया था कुछ, लेकिन ये है कि ये ऐसे क्वेश्चन है वो आप भूल भी जाते हैं। देन उसने मेरे से सिग्नल ट्रांसडक्शन और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन पे शुरू हो गया, और मैं टोटली एग्रीकल्चर से आउट उसके साथ डिस्कशन करने लगा, बताने लग गया कि सेल्स की टाइप्स होती हैं, फलां साइकिल में सेल रेप्लिकेशन करते हैं, इस तरह की बातें होने लगी। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स उसने सडनली मुझे कहा ओके ठीक है। तो उसने साथ इशारा कर दिया एक्सटेंशन वाले की तरफ। उसने पहला क्वेश्चन मुझे पूछते ही ये कहा, अब मैं उसकी तरफ टोटल मतवज्जा था, और उसने मुझे पहला क्वेश्चन पूछा आपने एमएससी में क्या किया। अब ये क्वेश्चन की मैं तैयारी करके गया था, ये एक मेरा आइडियल क्वेश्चन था। मैंने बताना शुरू किया बड़ा ध्यान से ब्रीफ करके कि मैंने ऐसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर रिसर्च की थी, कुछ मैंने फील्ड क्रॉप्स के ऊपर फील्ड में काम किया था, इस तरह मैंने मालिकुलर भी काम किया है, ये मैंने डिफरेंट। उसने मुझे कहा कि आप आउटपुट, ये चीज भी कहूंगा आपको बताओ, आपकी रिसर्च चाहे एक एक दाना बना के देती हो, पता होगा क्या आउटपुट देती है, किसी भी मेजर से होगा, एग्रोनॉमी से होगा। मैंने बताना शुरू किया कि ये मैंने जो एक नई ब्रासिका की स्पीशी है उस पर काम किया है, ये हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इसका बेनिफिट है, इससे ऑयल भी आ सकता है, ये वीड्स को कंट्रोल करेगी, मतलब काफी मैंने जो याद किए हुए थे ना 8-10 बेनिफिट्स मैंने बोल दिए। उसने कहा अच्छा। देन उसने अब मुझसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछना, उसने देखा कि हाँ ठीक है मतलब ये बोल रहा है इसको इतना आ रहा है। उसने मुझे ट्रिकी क्वेश्चन पे ले आया, कहता कि बिल फर्ज आपके पास फर्टिलाइजर्स का आजकल कंट्री में इशू चल रहा है, आप एक फार्मर हो, आपको पोटाश का इशू आ रहा है या डीएपी का जो मेजर इशू आ रहा था प्राइस का, कोई बंदा खरीद नहीं पा रहा, किसी को मिल नहीं पा रही, बताओ उसका क्या सोल्यूशन करोगे, और आपको गवर्नमेंट को सब्सिडी दे रही है। अब ये चीज मैं पढ़ के गया था, उसकी वजह ये थी कि मुझे पता था कि ये एक्सटेंशन का डिपार्टमेंट डील करता है, तो ये लाजमी पूछा जाएगा। मैंने बताना शुरू किया कि ये जो किसान कार्ड है उसके ऊपर इस तरह आप रिकवर कर सकते हैं, पर जो बैग है उस पर 1000 आई थिंक सब्सिडी थी उस टाइम चल रही, इस तरह आ रही है, और इसकी प्राइस मैंने कहा वैसे मार्केट में 10,000 के करीब जा चुकी हुई है, लेकिन ये है कि इसके अल्टरनेटिव्स जो हैं वो डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने दे रही हैं सोल्यूशन वगैरह। लेकिन ये है कि डीएपी का हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व है जो इस साल का किसान का चल गया। जब मैंने ये बात की ना, कहता हाँ नो डाउट अगले साल क्या करेगा। मैंने कहा अगले साल के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, हम लोग उसको लिख के दे सकते हैं रिकमेंडेशंस। कहता ओके। उसने मुझे फिर ताहिर साहब की तरफ रिकमेंड कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। अब मैं टोटल उनकी तरफ मुड़ पड़ा। ताहिर साहब ने बेसिक्स ऑफ एग्रोनॉमी मेरे से पूछनी शुरू कर दी, और मेरे एक दफा पसीने छूट गए, यहाँ से मैंने 2 दफा सॉरी बोला। उन्होंने पूछा अच्छा ये बताओ कि फर्टिलाइजर्स पीएच कैसे अल्टर करती हैं। अब पहले तो मैंने सोचा कि मैं कोई ना तुक्का मारता हूँ,
लेकिन मैंने सोचा कि तुक्का मारूंगा तो ये बंदा उसी मेजर का है तो ये तो तुक्का पकड़ लेगा मेरा। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा सर आई एम सॉरी। तो कहते ओके कोई बात नहीं। तो मैंने साथ ही बोल दिया, मैंने कहा सर मैं अभी ना एक्चुअली डिस्कशन और तरफ हो रही तो ये चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हैं तो मेरे जहन से निकल गई। तो कहते कोई बात नहीं, हम और क्वेश्चन कर लेते हैं, डोंट वरी। उन्होंने बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से डील किया। और उसके बाद उन्होंने फर्दर और क्वेश्चन एक दो पूछे मेरे से एग्रोनॉमी के। और जब वो पूछे उन्होंने तो काफ़ी वो अच्छे तरीके से उन्होंने मतलब मेरे से डिस्कशन की। उस पे मैं बोला मतलब जो मुझे आता था, और मैं उतना ही बोल रहा हूँ जो मुझे आता था। मैंने तुक्के नहीं लगाए क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं और वो इस चीज़ को मैंने जो फील किया था या सुना था कि वो बुरा मानते हैं अगर आप उनको ही ट्रिक करने लग जाए। मैंने उनको ट्रिक नहीं किया। तो इस चीज़ ने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दिया था कि 15 से 20 मिनट बाद उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ओके। चलते हुए मुझे अगेन चेयरमैन ने बुलाया, कहते आपसे मैंने दो क्वेश्चन करने हैं। मैंने कहा जी। कहते आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप जिधर रहते हो वहाँ की स्पेशलिटीज। मैंने अब कहा, मैंने कहा अब फंसा क्योंकि ये अब ये नहरों पे लेके जाएंगे। तो मैं बैठ गया। तो मुझे कहते अच्छा ये छोड़ो, चलो ये तो आपको पता ही होगा आपके घर के पास से कौन सी ड्रेन और नहर गुजर रही होगी। तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा जी सर। हाँ चलो ये बताओ कि आपके इलाके की कोई खास स्पेशलिटी जो खाने पीने की अच्छी हो। तो मैंने कहा सर मैं बाजारी कम खाता हूँ लेकिन कुछ जगहों पे रेस्टोरेंट्स की कढ़ाइयाँ वगैरह मशहूर हैं। कहते ओके ठीक है जाओ। मैं उसके बाद बाहर निकला हूँ। बाहर निकल के मुझे इंटरव्यू देने के बाद ये फील हो रहा था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। ये नहीं कि 100% था, मुझे फील आ रहा था। उसकी वजह ये थी कि मैं इंटरव्यू में ना एक तो उनके कोई रिएक्शन नहीं मैंने देखे ऐसे कि मुझे बुरे फील हो। दूसरा ये था फैक्टर कि मेरे क्वेश्चन जो थे उनके साथ डिस्कशन बड़ी अच्छी चली थी। और उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरी बीएससी इवन बेस पे सिलेक्शन हुई थी क्योंकि एमएससी तो तब कंप्लीट ही नहीं हुई थी जब हमने अप्लाई किया। तो ना उन्होंने ऐड की थे उसके मार्क्स। तो आप कह सकते हैं कि मतलब इंटर में मेरे आई थिंक सो 80 मार्क्स थे, 82। और टेस्ट में 50 से थोड़े से ऊपर थे, एक दो नंबर होंगे क्योंकि इतने इतने सबके आ रहे थे। इस दफा उन्होंने टेस्ट ही बड़ा अजीब बनाया था तो ज्यादा नहीं किसी के थे। तो इस वजह से मतलब कह सकते हो मेरे नंबर भी काफी 80 थे या 80 प्लस थे मेरे इंटरव्यू। मैंने डिटेल मार्क्स मुझे याद नहीं है, खुलती हुई तो मैं अगेन आपको कभी शेयर कर दूंगा। और यही कुछ था इंटरव्यू में। अच्छा जी, मैं एक क्लैरिटी कर दूं कि एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब्स अभी नहीं आई। ठीक है, ये आप लोगों के साथ सेशन रखने का पर्पस ये है कि छुट्टियां आजकल, इन 2 माह को अच्छी तरह आप लोग यूटिलाइज करो। अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब्स नहीं आई लेकिन आप लोग एडवांस तैयारी करो। जो मेरे बैचमेट्स ने किया, टाइम वेस्ट किया, वो आपने नहीं करना। यानी हम लोगों ने बैचलर्स के बाद एमफिल कर ली, फिर तैयारी स्टार्ट की। आप लोग, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोई बताने वाला है, तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, चैट में भी पूछ सकता है और बोल के भी पूछ सकता है। आप लोग क्वेश्चन पूछोगे पूछोगे तो ही कंफ्यूजन आप लोगों की दूर होगी। सवाल करोगे तो पता चलेगा। अब हमें क्या पता कि आप कहाँ से कंफ्यूज हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों ने, मैं आपको नंबर बताता हूँ। सीट्स कब तक आएंगी? सीट्स आती रहती हैं, ये हर 2 साल में आ जाती है। ठीक है, तो सीट्स आती रहती हैं। आप लोग तैयारी करो, ये तैयारी इतनी आसान नहीं है। ठीक है जी। मारिया, आपने हैंड रेस किया, बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है तो मुझे नहीं आइडिया कि क्या पढ़ा रहे हैं हम, आप लोग किस चीज की है ये क्लास। मुझे एक्चुअली मेरी किसी फ्रेंड ने सेंड की थी तो मैंने अभी लिंक से ज्वाइन किया है। तो मुझे आप एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है मारिया? नो, नो सर, मैंने सीएसएस की फर्स्ट अटेम्प्ट दी है और उसके नहीं, अलावा मुझे आपकी डिग्री कौन सी है? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसमें सिंपल सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद जो है वो मैंने सोनोग्राफर डिप्लोमा किया हुआ है। ये मारिया उनके लिए सेमिनार है जिनकी डिग्री एग्रीकल्चर है।
तो इसका आपके साथ कोई लिंक नहीं है। सर मैथ्स वगैरह के लिए मैंने ज्वाइन किए थे कि मैथ्स वगैरह भी ये उसमें व्हाट्सएप पढ़ाते हैं। नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज करो तो आपको मैथ के रेलिवेंट बता दिया जाएगा। किसी का एग्रीकल्चर ऑफिसर से रेलिवेंट सवाल है तो पूछें। अच्छा जी, क्वेश्चंस आए हैं। सर अप्लाई हम बीएससी ऑनर्स कंप्लीट करके करते हैं। ये आप आंसर करेंगे या मैं करूं? ये आप ही कर दें, इतना मुश्किल सवाल है। असल में ऐसे है कि अप्लाई होता है जब आपके पास बैचलर्स हो एटलीस्ट। मैंने अब सुना था, मैं आजकल लाहौर वगैरह जा रहा होता हूँ तो मैंने वहाँ पे देखा था कि अब रिवाइज हो रहा है। मे भी अब एग्रीकल्चर ऑफिसर भी उसके लिए एमएस ऑनर्स मांगे। और दूसरा ये है कि सीट्स आने वाली हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर की, तो अभी मे भी 1 साल लेट आई लेकिन आनी है कुछ। लेकिन अब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आएंगी, 5 to 15 के दरमियान कुछ आएंगी। और दूसरा ये है कि AROs की भी सीट्स आने लगी हैं। उसके लिए भी तकरीबन कुछ हिस्सा उन्होंने अब ऐसे ही पूछना है। 50% सब्जेक्ट वो कर रहे हैं आई थिंक सो। मैंने जो देखा था, मैं भी ये रिजेक्ट हो जाए तरीकाकार। 50 to 60% आपका सब्जेक्ट होगा। बाकी यार उन्होंने कहा है कि आपको जर्नल एग्रीकल्चर एंड एनालिटिकल रीजनिंग ये ऐड किया जाए। और 50% सब्जेक्ट में भी आपको एग्रीकल्चर जर्नल ज़्यादा मिलेगी अकॉर्डिंग टू दी न्यू करिकुलम। ये एक नई चीज़ अभी मैंने सुनी है सेक्रेटेरिएट से, ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये हो सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्या हमें अपने मेजर के अलावा बाकी मेजर्स भी तैयार करने पड़ेंगे? बिल्कुल। एग्रीकल्चर ऑफिसर में आपने एग्रीकल्चर तैयार करनी है, उसके लिए बेसिक्स बकिया मेजर्स की यार मुश्किल नहीं है। अब मैं बताता हूँ, मेरे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस ठीक थे, इस चीज ने मुझे हेल्प की। मुझे इकोनॉमिक्स के MCQs ने मैं कहता हूँ एड किया था क्योंकि ज्यादा थे, तकरीबन 10 से 15 थे और वो मेरे सारे ठीक थे। उसकी वजह से मुझे काफी अच्छे खासे मार्क्स मिले। और जो मेरे से ये गलती हुई थी ये भी काफी हद तक ये हो गई। हाँ ये है कि कुछ मेजर्स का ज्यादा पोर्शन कभी डिस्कस हो जाता है, कुछ का कम, वो हमें लग रहा होता है। लेकिन बेसिक्स अब ये हो गया, आप 1000 MCQs पढ़ रहे हो हर मेजर के, उसमें उनकी डिटेल्स भी खोल कर बैठ जाए, नहीं। बेसिक्स जैसे फ्रूट टाइप्स हॉर्टिकल्चर के अंदर एक बेसिक्स ही हो सकती है, GDP एंड मार्जिनल गेन्स, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स से हो सकते हैं। ब्रीडिंग के रिलेटेड जो जैसे होता है क्रोमोसोम नंबर या पोलन कितने होते हैं या फ्लावर शेप्स या इस तरह की चीज़ें, एग्रोनॉमी के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह के मतलब फर्टिलाइजर के रेट्स या फर्टिलाइजर के इफेक्ट और इस तरह डिफरेंट, जैसे एंटोमोलॉजी है। अब ये सवाल बहुत सर्कुलेट करता है, एक ये जो प्रीडेटर्स हैं वो, और एक उनको जो खाते हैं फ्रेंडली जो इंसेक्ट्स होते हैं क्राइसोपल्ला और इस तरह के, ये बहुत। फिर सिट्रस कैंकर का क्वेश्चन आया था, बहुत लोगों ने गलत किया हुआ था। और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये बेसिक्स हैं। सिट्रस के रेलिवेंट बहुत क्वेश्चंस आए थे। तो ये आप सब मेजर को टच करो, मतलब आप एग्रीकल्चर को टच करो, उसमें सब मेजर्स आए थे। लेकिन इतनी डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है अपने मेजर के अलावा, क्योंकि किसी मेजर को उन्होंने इस तरीके से डिटेल से नहीं खोला था, लेकिन खोला था सब मेजर्स को, ये मैं बता दूं आपको। जी हमजा खटक, आप बोल के पूछ लें जो आपने पूछना है। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही। अच्छा सर, ये मैं पूछना चाहता था कि कुछ वक्त पहले अगर आपको याद हो तो KPK में कुछ सीट्स आई थी एग्रीकल्चर की ना, 578 सीट्स थी जो जो कि कोई प्रोजेक्ट था। तो वो सीट्स जो है सर, वो उसका कुछ पता नहीं चला, कोई मतलब डाइवर्ट हो गई क्या, कुछ हो गया पता नहीं चला ये उसका। आप रेलिवेंट टेस्ट बेस्ड थी। डिपार्टमेंट से बात करें, ये आप जी जी, रेलिवेंट मैं ये डिपार्टमेंट से बात करें। सर उसी के बारे में पूछ रहा हूँ कि मतलब वो टेस्ट बेस्ड थी या क्या था, उसमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स किस तरह आते हैं या क्या उसका वो होता है, प्रोसीजर होता है, मतलब उसमें क्या टेस्ट वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं, इसी का मैं पूछ रहा था। अच्छा मैं एक हर बात और प्रवीण clear कर देता हूँ। एक जी सेकंड मैं फरहान एक आप बात और दें। clear कर देता हूँ। वो ये है कि एक होते हैं प्रोजेक्ट्स, एक होते हैं थ्रू PPSC सिलेक्शन। जिस तरह पंजाब में होती है, इस तरह KPK में भी आई थिंक सो है PPSC टाइप का डिपार्टमेंट, जो मुझे आई थिंक सो जितना आइडिया है। तो जो इस तरह के डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट्स करते हैं, ये वाली रिक्रूटमेंट्स होती हैं जो आपको रेगुलराइज करते हैं। कुछ डायरेक्ट रेगुलर करते हैं, कुछ आपको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कर देते हैं। ये होती हैं आपकी रेगुलर परमानेंट जॉब जिसे कहा जाता है। एक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें वो प्रोजेक्ट्स होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स की
भर्तियां आती हैं, शुरू होता है काम, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, उसकी फंडिंग नहीं आती, 100 इश्यूज होते हैं, प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है, तो वो सीट्स भी साथ ही जाती हैं। और उन सीट्स का ये होता है कि वो प्रोजेक्ट के साथ होती हैं, उसमें आप रेगुलर भी नहीं हो सकते। ये एक डिफरेंट चीज़ है। वो सीट्स होती हैं, वो आपको सर्टन जो महकमे हैं आपके, जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जस्ट आपको डिटेल्स बता सकते हैं, इसके बारे में कोई आम इंसान आपको गाइड नहीं कर सकता। अच्छा जी, आगे हमारे सर पास सर एक और छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने सर मेरा जो डोमिसाइल है वो केपीके का है ना, लेकिन जो मेरी एजुकेशन है वो सर पंजाब की है। आपका तो डोमिसाइल काउंट होगा। अच्छा, डोमिसाइल काउंट होगा। ये जो पीपीएससी है इसमें भी जो पोस्ट आती है उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे फिर? नहीं कर सकते, डोमिसाइल अच्छा काउंट अच्छा, होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। मोहम्मद अबू बकर शाहिद खिची फ्रॉम अ, उकाड़ा। अच्छा सर ना, ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बता दें कि ये सारी क्रॉप्स की किधर से अवेल हो सकती हैं? वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। यार चलो, ग्रुप ओके में मटेरियल सारा फिर रहा होता है, आप इनसे रब्ता करें, शामा भाई से, ही आपको टोटल गाइड करेंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाक। और किसी का कोई क्वेश्चन? ईशा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे आपसे पूछना था कि जिनकी बीएस फूड साइंस है तो वो कैसे तैयारी करें, मेजर मतलब वो कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक से या कैसे? बताएं सर, इसका आप ही आंसर करें। अच्छा ईशा, इसमें यह है कि आपका मेजर कोई भी हो, जो मैंने ग्रुप में मेजर्स की लिस्ट भेजी थी, उनमें से आपका कोई भी मेजर हो, सबका पेपर सेम आएगा। ठीक है, तमाम मेजर्स का पेपर सेम आएगा और तमाम मेजर्स को हिट किया गया होगा। बेशक एक एमसीक्यू आए, लेकिन हर मेजर से एमसीक्यू लाजमी आएगा। पहले एग्रोनॉमी और एक्सटेंशन से ज्यादा सवाल आया करते थे, लेकिन जिस तरह अभी जो एग्रीकल्चर ऑफिसर फरहान खान है, इन्होंने बताया कि इस दफा इकोनॉमी सॉरी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रेलिवेंट थे। तो इस तरह हर टेस्ट में 2-3 मेजर ऐसे होते हैं जहां से ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन हर मेजर से कुछ ना कुछ लाजमी आता है। तो आपको तमाम मेजर्स की हो ना होनी चाहिए, अलिफ बे पे सब मेजर्स की पता होनी चाहिए। ओके सर। तो सर इसके लिए कोई बुक्स आप रिकमेंड करें या अच्छा, एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी की बुक्स जो यूज करें? मटेरियल है वो मैं ग्रुप के अंदर भेजूंगा। जिस तरह सर फरहान ने बताया कि बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ज़राअतनामा भी मैं भेजूंगा, उसे भी पढ़िएगा। और इसके अलावा जो भी मटेरियल है वो सारा मैं ग्रुप के अंदर 1000 जो एमसीक्यूज हैं नए और पुराने, वो तमाम मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, उसे पढ़ लीजिएगा। ये एक बेसिक्स ऑफ क्वेश्चन है एग्रीकल्चर। लड़के का, ये भी आप देख लीजिएगा, जी जी, चेक आप करें उसको आंसर। बात कंप्लीट कर लें आप अपनी। मेरी हो गई है। अच्छा, ओके सर, ये थैंक क्वेश्चन किया था तलहा रियाज ने कि सर आप ऑलरेडी 17 स्केल में जॉब कर रहे थे, तो एओ के लिए अगेन क्यों ट्राई किया? ये एक्चुअली मैं अभी आपको यही बताने लगा था, ये है एक प्रोजेक्ट, इसकी एक सर्टन लिमिट है, उसके बाद इसने एंड हो जाना है। तो इस दौरान ये था कि मैं था एक ही एग्रीकल्चर के सेक्टर में, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट बेस थी। रिक्रूटमेंट हमारी ऐसे ही हुई थी, और बल्कि इसका इंटरव्यू ज़्यादा मुश्किल था बीपीएससी से। 8 के 6 लोग थे, और उसमें 3 थे ब्यूरोक्रेट्स, 2 एक डायरेक्टर थे, एक डीजी थे, एक साइकेट्रिस्ट भी उन्होंने बिठाया हुआ था, एक सेक्शन ऑफिसर, 4 ब्यूरोक्रेट थे बल्कि। और इन्होंने तकरीबन, आप जिसे कहते हैं इंटरव्यू की तसल्ली कर लेने वाली, वो इन्होंने तसल्ली करके इंटरव्यूज दिए थे। लेकिन ये था कि ये प्रोजेक्ट बेस है, और ये जो पीपीएससी की है ये एक प्रॉपर जॉब है, आपको स्केल है इसमें भी, लेकिन इसमें प्रोजेक्ट में ये होता है कि सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद आप मतलब आपको एक्सटेंशन नहीं चलती, मिलती नहीं है। तो जो हमारी अब सिलेक्शन मेरी हुई है उसमें ये एक रेगुलर जॉब है, परमानेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें? तो देखो बच्चों,
तैयारी जो है ना, पहले अपनी बेसिक्स हर मेजर की क्लियर करें। उसके लिए बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर जो बुक है वो आपको गाइड करती है थोड़ा बहुत। उसके अलावा जनरल एग्रीकल्चर एक बुक है, ठीक है। ये 2 किताबें जो हैं बेसिक्स को ठीक करती हैं। उसके अलावा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज और जो लेटेस्ट पिछले 1 साल के ज़राअतनामा है, ये काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। तो तैयारी आप बेसिक से स्टार्ट करें, अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सीजीपीए का क्या सीन होता है? ये मैं आपको एक मशवरा दूंगा, 3.5 से ऊपर या इतनी है बहुत अच्छी बात है। 3 या 3 से ऊपर है कोई मसला नहीं है। 3 से कम है तो कोई मसला तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आपको इश्यूज आ सकते हैं कहीं कहीं। लेकिन इन पीपीएससी या इन जनरल किसी भी सिलेक्शन में मेरा नहीं ख्याल के एक मीडियम टू हाई की तरफ अगर आपकी सीजीपीए इस दरमियान में कहीं फॉल कर रही हो, आपको नहीं इतना वो नुकसान कर सकती। हाँ फायदा देगी आगे आपका, क्योंकि अब हर जॉब में टेस्ट ले लेते हैं। अगर तो होना कि हाँ 100% हमने क्वालिफिकेशन मार्क्स देख रहे हैं, जिसके ज्यादा आ रहे हैं बस उसको ऊपर बिठा दो, तो वो कहा जा सकता है। लेकिन जो ये है इसमें आप देखो कि परसेंटेज क्वालिफिकेशन की 30-40% है। इसके अलावा 30-40% इंटरव्यू है, 30-40% टेस्ट है। तो आप ये देखो कि आपके पास 30% क्वालिफिकेशन वो जो कर लिया ले लिए हैं आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद 60-70% आपके अभी भी हाथ में है। तैयारी करो, तैयारी अच्छी कर लोगे, अपने आप को प्रिपेयर करो इंटरव्यू के लिए, स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, अपने अंदर कैलिबर लाओ बोलने का, अपने आप को नॉलेज दो, अपने आप को स्किल्ड करो। तो आपको मैं अपनी मिसाल बताता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं सीजीपीए को लेके कहूँ कि मैं निकलते ही इधर मेरी एमएससी हो रही है तो इधर से मेरी पहली एक गवर्नमेंट की जॉब लगी है, उसी के अंदर अभी मेरी सिलेक्शन हो गई, मेरी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 2-4 मंथ में ही, मेरी साथ ही आगे भी सिलेक्शन हो गई हैं। इस चीज में सीजीपीए जस्ट आपको वहां पे सिटिंग तक जा, मतलब अब आप एग्रीकल्चर पढ़े हुए तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एग्रीकल्चरिस्ट अप्लाई कर सकता है, बीए वाला नहीं कर सकता। तो एंट्री आपको दे देगी सीजीपीए आपकी डिग्री। हाँ आप 2.5 पे हो तो वो फिर एक अलग बात है, आपके सी ग्रेड्स हो या इस तरह। लेकिन 3-3.5 इनफ। मेरे साथ ऐसे भी बंदे होंगे जिनकी आई थिंक 3.95 होंगी, रह गए हैं इंटरव्यू में बोल ही नहीं सके, कहीं किसी से टेस्ट ही नहीं पास हुए। सीजीपीए 3.9, 3.8, 3.7, 3.5, 3.6, मेरे ख्याल से सब भी इक्वल इक्वल में ही है। कोई एक आधा नंबर जो ऊपर नीचे हो भी जाएगा ना क्वालिफिकेशन का, आप टेस्ट में से उसको कर सकते हो, आप इंटरव्यू में से उसको। मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरे इंटरव्यू में इतने मार्क्स थे कि उसने मुझे मेरिट में कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया और मैं अच्छा खासा ऊपर आ गया। ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि जो आपको फायदा दे सकती है कि इंटरव्यू और टेस्ट आपके अभी भी हाथ में है। अच्छा जी, इसके अंदर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। मेरे पीपीएससी बैच 1 में 218 228 लोग थे बैच 1 में, और बैच 2 में 218 थे। ये 2 बैचेस जो थे, इनमें 40 या 50 गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स थे, लड़कियां थीं, और हर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनमें से किसी गोल्ड मेडलिस्ट का, लेक्चरर का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, और जिनकी 3.2, 3.1, 2.8, 2.9 सीजीपीए थी, उनका टेस्ट पास हो गया। अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता तो आपकी जितनी मर्जी सीजीपीए हो, वो किसी खाते में नहीं जाएगी। सबसे पहले टेस्ट पास करना है, टेस्ट पास होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पास करोगे तो फिर एकेडमिक के मार्क्स काउंट होंगे। अगर टेस्ट ही पास ना हो तो आप बेशक 4x4 हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, जो मर्जी हो, वो कहीं भी आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी से तैयारी करें, साथ साथ सीजीपीए जितनी अच्छी हो अच्छी बात है, लेकिन एट द एंड टेस्ट पास करना, इंटरव्यू पास करना मैटर करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है कि सर सिलेक्शन में मेजर भी मैटर करता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको चीजें बता दी हैं आपकी नॉलेज बेसिक्स की, क्योंकि ये
जनरल टेस्ट आता है इसमें। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अगर आप होगे तो आप कहोगे हाँ आप एफटी वाला एफटी के टेस्ट में ही पास कर सकता है, ब्रीडिंग वाला तो एफटी को ही ना पास कर सकता जाके। तो जो जनरल टेस्ट है इसमें मेजर मैटर ही नहीं करता। मैंने 2 चीज़ें बता दी हैं टेस्ट के लिए आपकी, ये जनरल की तैयारी, जनरल चीज़ों की मैंने आपको सोर्सेज बताई थी जो हमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज वगैरह ये सामा भाई शेयर करते थे गूगल ICM के प्लेटफॉर्म से, और इस तरह 1000 MCQs या बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर आपको एक जंपिंग मतलब एक स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म आपको देती है। एंड इसके अलावा ये है कि इंटरव्यू में मैंने आपको बता दिया आपका स्पीकिंग कैलिबर, आप बोल सकते हो। अगर आपको 2 चीज़ें भी आती है ना, आप बता सको, कम्युनिकेट कर, आप कम्युनिकेशन स्किल हो आपके पास, तो आप इंटरव्यू में भी चल सकते हो। बस मैटर मेजर करता ही नहीं है। मेरे साथ एंटो के भी लोग थे जो सिलेक्ट हुए हैं, मेरे साथ ब्रीडिंग के भी हैं, मेरे साथ एग्रोनोमिस्ट भी हैं, मेरे साथ एफटी के भी इस बैच में आई थिंक सो 2-3 लोग हैं। हमारा अभी जो इंटरेक्शन हुआ था उसमें थे कुछ लोग, इसके अलावा और भी हैं सिलेक्शन है। एफटी के कुछ कम होते हैं, उसकी वजह ये है कि एक तो उनका खुद ही रुझान कम होता है, दूसरा ये है कि थोड़ा बहुत में भी मुझे लगता है जो कि उनके थोड़ा सा क्योंकि उन्होंने इससे रेलिवेंट इतनी चीज़ें नहीं पढ़ी होती, या जो बंदा तैयारी कर ले वो तो फिर कर सकता है, वो भी मैंने देखा जिन्होंने टोटल तैयारी करके अपनी अचीवमेंट ली है। तो मेजर स्पेसिफिक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक्सटेंशन वाले कितने कम मिलेंगे आपको, शायद एक्सटेंशन वाले इस दफ़ा हमारे बैच में शायद 2 भी ना हो। जी कासिम अली। कासिम अली आपने हैंड रेस किया। सर वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही? जी जी आ रही है। सर मैंने पूछना था कि लास्ट टाइम जो अभी 2022 में हुआ ना पीपीएससी अभी ऑफिसर के पास, उसमें एक्चुअली आए हुए थे इकोनॉमिक्स से काफी एमसीक्यूज, तो मुझे थोड़ा सा उनका ऊंचा रिसोर्स, बोलना, थोड़ा सा ऊंचा बोल। मुझे थोड़ा सा ना सर वो उसके, अगर आपने मतलब जाहिर सी बात है आपने टेस्ट पास किया होगा तो आपने मतलब आपको थोड़ा रिसोर्स पता होगा कि यार ये एमसीक्यू इस जगह से आए हुए थे, तो इकोनॉमिक्स की ऐसी कौन सी बुक है जो हम लोग वो ले, ठीक है, उसको टच करें। या फिर आप दूसरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी पूछ रहे थे, कह रहे थे कि वो भी जो है ना उसमें से भी टच करते हैं, सारे मेजर आपने टच करना है, तो वो सर रिसोर्स अगर आप बता सके कि ये इन्होंने पीपीएससी वालों ने कहाँ से एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के इस दफा उठाए थे, तो वो अगर थोड़ा बहुत पता चल जाएगा तो थैंक यू सर। यार मैंने अभी बताया था बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज उसमें थे आए हुए थे। दूसरा ये है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स का माइनर में सब्जेक्ट पढ़ा है ना, आपके पास नोट्स होंगे उसके, वो पढ़ लेना। उसमें से जनरल जनरल टर्म्स पढ़ जाना, मार्जिनल गेन्स क्या होते हैं, जीडीपी क्या होती है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, बेसिक जनरल उनकी टर्म्स ये पढ़ जाना। बेसिक एग्रीकल्चर और इनके इकोनॉमिक्स वालों के 1000 MCQs इनफ है। यही सोच थी मेरी, मैंने भी यहाँ से पढ़ा था। हाँ ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, जो आजकल हमारे इकोनॉमिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत डिग आउट कर लिया अगर उनके बारे में, अगर आप जनरल बीपीएससी की या जनरल नॉलेज के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो इन इश्यूज को डिग आउट कर लिया करो। इनको डिग आउट करने से आपको आपका IQ डेवलप होता है और आपको बेसिक समझ आती है इन इश्यूज की। फिर जब आप कोई कोर टॉपिक पढ़ते हो ना, तो आपको पता आता है जब उधर बात हो रही होगी कि पाकिस्तान ने तरक्की की थी, जीडीपी जो थी, जीडीपी सॉरी 5% से ऊपर थी, वो क्या चीज़ थी। तो जब आपको ये चीज़ें पता होगी तो वही चीज़ें एमसीक्यूज में आएंगी। तो आपने अगर नहीं भी पढ़ी बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर तो आप यहाँ से कर लोगे। तो ये आपके बैकग्राउंड, वही मैंने बात की थी कि ये आपका बैकग्राउंड नॉलेज या आपका थोड़ा बहुत जो फील्ड के रेलिवेंट नो हाउ है वो आपको एड करेगा किसी भी टेस्ट में आप चले जाओ। जो आपका जिस चीज़ के लिए दे रहे हो अगर उसका बैकग्राउंड नो हाउ नॉलेज रखते हो आप कर लोगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर ऑफिसर के कितने चांसेस होते हैं। पीपीएससी की जितनी भी जॉब्स हैं उनके 3 चांसेस होते हैं, लेकिन एक चांस तब काउंट होता है जब आपके रिटन में 40 से कम नंबर आए। जब आप 40 नंबर रिटन में ले लेते हैं तो फिर आपका चांस काउंट नहीं होता, वो 0 ही रहता है। ठीक है, तो जब आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे पूछा जाता है चांस अवेल्ड, तो वो 0 ही रहता है, उसको 0 ही रखते हैं। जी फैसल खान। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम गूगल लाइसियम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप ये आपके वगैरह। सामने
एक नंबर आ रहा है 0304219263। इसके ऊपर आप लोगों ने अपना नाम मैसेज करना है, अपना मेजर नाम, मेजर, सीजीपीए लिखनी है, ठीक है? नाम, जी सर। मेजर और सीजीपीए। जी सर, थैंक यू। या आपके सामने स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप लोगों ने अपना नाम, सीजीपीए और मेजर भेजना है, ठीक है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हमें इजाजत दें, टाइम काफी हो गया। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, मेरे एक बार कहने पे आपने टाइम दे दिया। थैंक यू सो मच, हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और आई होप के स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी स्टार्ट कर देंगे अभी से ही, क्योंकि अगर हम लोगों को भी कोई डिग्री के अंदर पहले दूसरे सेमेस्टर से ये चीज़ें बता देता तो मैं भी, हम लोग भी इस टाइम पे, वैसे तो हम लोग अच्छी रह गए हैं, लेकिन शायद हम बाबर या गौरी मिसाइल की तरह कुछ ज्यादा कर लेते। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आपका माइक ऑफ है, माइक बंद है। सॉरी, वो मैंने असल में गलती से मगर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बुलाया। ये है कि आपने जो बाकी सारे ज्वाइन आपको अभी ज्वाइन किए हुए हैं हमारे इस सेशन में, उनसे कहूँगा कि आप लोग, एक चीज़ है मेंटोर, अपना मेंटोर चुने, और मेंटोर चुनते वक्त आप ये देखना कि वो खुद इंसान कहाँ तक पहुँचा है या क्या कर रहा है। जितना अच्छा आपका गाइड या मेंटोर होगा, आपको उतना अच्छा रास्ता मिलेगा और उतनी अच्छी आपको गाइडेंस मिलेगी। हमें भी अल्लाह ताला ने गाइडेंस ही दी थी 1400 साल पहले। हम लोग आज खुशकिस्मत हैं कि उस नबी के उम्मती हैं, और वही गाइडेंस, वही रोशनी के थ्रू हमने आगे भी इंशाल्लाह अपनी अगली दुनिया के अंदर भी कामयाबी लेनी है। तो अपना मेंटोर, अपना गाइड अच्छा चुने, अपना रहनुमा खुद देख कर चूज करें, और फिर उस पर यकीन भी करें और मेहनत भी करें, कोशिश भी करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कोई ना कोई मंजिल देगा। और हमेशा अपनी मंजिलों को ऐसे रखें कि कहीं पर आप रुके ना, रुकेंगे तो आपको जिंदगी उतनी ही बोरिंग और बेमकसद सी फील होगी। अगर आप आज एक जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो, कल को उस जॉब में आगे बढ़ने के लिए, उसे अच्छे जगह पे जाने के लिए, अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन देने के लिए, और पीछे अच्छी चीज़ें छोड़कर जाने के लिए कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा अच्छे मकसद में, और हम सबको कामयाब करे, आमीन। थैंक यू सो मच अगेन, अल्लाह हाफिज एवरीवन। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं कल रात को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। कल रात 9 बजे पीपीएससी की और बाकी जॉब्स के हवाले से मैंने एक सेशन रखा है, जिसमें स्पीकर मैं खुद ही हूँ। मैं एडवांस बता दूं आप लोगों को, तो कल वाला सेशन लाजमी लीजिएगा, जिसमें मैं डिटेल में पीपीएससी, एफपीएससी का बताऊंगा। तो वो सेशन लाजमी लीजिएगा, वो आपका ही फायदा है, मेरा फायदा नहीं है उसमें, बल्कि मेरा टाइम ही कंज्यूम होगा। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से मैं एंड करने लगा हूँ, तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।